नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां उत्तराखंड में इस साल की मतदाता सूची का साल 2003 की मतदाता सूची से मिलान होगा। अगर उसमें नाम न हुआ तो उसी हिसाब से दस्तावेज देने होंगे। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण उत्तराखंड में भी होगा शुरू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। SIR को लेकर इसकी टेबल टॉप एक्सरसाइज भी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बड़ी बैठक हुई। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 और अन्य सुसंगत नियमों के तहत भारत निर्वाचन आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार है। जनवरी 2026 की हरता स्थिति के आधार पर SIR की तैयारियों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज की गई है। और वहीं सीएम धामी ने हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मानसखंड हॉल में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। सीएम धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये तस्वीरें भी देखिए और इस दौरान वो जनता को संबोधित भी करते हुए नजर आए हैं। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एशियन कैडेट कप 2025 का आयोजन कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 17 से अधिक देशों और 200 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम यहां पर हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इस अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि जो खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं वो भी अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इसे एक अवसर के रूप में देखें। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है और इस साल मानसून ने कई राज्यों में तबाही ला दी। जाते जाते मानसून रुला रहा है। उत्तराखंड में मौसम की चेतावनी की खबर सुनते ही लोग सिहर उठते हैं, तो वहीं बिना वार्निंग के अचानक आसमानी आफत इंसानों की जिंदगियां बहा ले जाती हैं। उत्तराखंड में मानसून ने जानमाल को भारी नुकसान पहुंचाया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी और हरिद्वार जिले में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश येलो अलर्ट है। उत्तराखंड के लोग अब मानसून की विदाई का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मानसून सीजन में उत्तराखंड में जबरदस्त तबाही मचाई है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कहां पर ऑरेंज अलर्ट है आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। देहरादून में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पौड़ी की बात कर लें तो पौड़ी में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नैनीताल में भी आने वाले दिनों में तेज बारिश की संभावनाएं है, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अगर बागेश्वर की बात कर लें तो बागेश्वर में भी आने वाले दिनों में तेज़ बारिश देखी जा सकती है, यहाँ पर भी संभावनाएं। टिहरी की अगर बात कर लें तो टिहरी में भी तेज़ बारिश की संभावनाएं मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई हैं। साथ ही साथ हरिद्वार की अगर हम बात कर लें तो हरिद्वार में भी आने वाले दिनों में तेज़ बारिश का दौर देखा जा सकता है। तो ये वो जगह जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। अब कहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है आपको ये भी बताते हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगर चमोली की बात कर ले तो चमोली में भी आने वाले दिनों में तेज़ बारिश देखी जाएगी। रुद्रप्रयाग में भी तेज़ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तरकाशी में भी आने वाले दिनों में तेज़ बारिश देखी जा सकती है। चमोली की बात कर ले तो यहाँ पर भी तेज़ बारिश का येलो अलर्ट है।
और वहीं नंदानगर की आपदा में मलबे में दबे कुंवर सिंह 16 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन उनके परिवार को बचाया नहीं जा सका। पत्नी और 2 जुड़वा बच्चे आपदा में मारे गए हैं। पूरा परिवार घर में सो रहा था, तभी आपदा आई और पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। जब राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ तो मकानों से मलबा हटाने पर बचाव कर्मियों को एक घर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने रोशनदान से कमरे में देखा तो कुंवर सिंह के अंदर होने का पता चला। इस पर रेस्क्यू टीम ने तेजी से उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू किया है। शाम करीब 6 बजे कुंवर सिंह को बाहर निकाल लिया गया है। कमरे में कुंवर सिंह का आधा शरीर मलबे में दबा हुआ था, चेहरे पर भी मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन रोशनदान से उन्हें सांस लेने में मदद मिलती रही। कुंवर सिंह को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आपदा के बाद देहरादून मसूरी यातायात मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जबकि भारी और बड़े वाहनों के आवागमन पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। मौसम और मार्ग की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रमुख मार्ग अभी भी पूरी तरह से अवरुद्ध हैं। टेंट क्षेत्र में किमाड़ी मार्ग अभी बंद है। प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है। इससे देहरादून पौंटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही ठप हो गई है। रायपुर क्षेत्र में केशरवाला के पास मुख्य सड़क बह जाने से मालदेवता से टेरी जाने वाला मार्ग बाधित है। इन सभी मार्गों पर जाने वाले यातायात को देहरादून पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जा रहा है, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। और वहीं हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। शिवालिक पर्वत का एक बड़ा हिस्सा कभी भी टूटकर नीचे गिर सकता है। पिछले 1 महीने में काली माता मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर कई बार मलबा गिर चुका है। स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में हैं और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल विशेषज्ञों और प्रशासन की टीम निगरानी में जुटी हुई है, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। जिलाधिकारी ने यह बताया है कि कुछ फोटो और वीडियो के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया कि मनसा देवी के पास एक पहाड़ का हिस्सा स्लाइडिंग जोन बन चुका है और इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, रेलवे और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन को अनुरोध भेजा गया था। संबंधित विभागों ने अपनी टीमें मौके पर भेज दी। तो वीडियोज़ के माध्यम से संज्ञान में लाया था कि मनसा देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग ज़ोन क्रिएट हुआ है। उसको लेकर राज्य हमारा जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था, जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है, जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजाजी नेशनल पार्क और रेलवेज़ और पीडब्ल्यूडी सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही इस पहाड़ी के नीचे की जो भी बसावटें हैं, दुकानें हैं, घर हैं, वहाँ पर भी हमने कल भी अनाउंसमेंट कराया था, आज भी अनाउंसमेंट करा रहे हैं, ताकि वो लोग भी सतर्क रहें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरिद्वार भ्रमण के दौरान मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चल रहे स्वास्थ्य शिविरों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और इसके लिए उन्होंने जनपद की हर विधानसभा में 10-10 स्वास्थ्य शिविर लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेडिकल कॉलेज के माध्यम से 5 कैंप और निजी अस्पतालों से 3-3 कैंप लगाए जाएं। मंत्री ने यह भी कहा कि इन शिविरों के जरिए न केवल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, बल्कि लोगों को रक्तदान के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। पूरे देश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार हम एक 15 दिन का सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं, जिसमें कि 2500 कैंप लगाए गए स्वास्थ्य। वहाँ पे सबकी जांचें निःशुल्क, दवाइयाँ निःशुल्क दी जाएंगी। वहाँ पे टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग होगी और कोई किसी से 1 रुपए की पर्ची भी नहीं। हमारा टारगेट ये है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों का पूरे प्रदेश में जो है स्वास्थ्य शिविरों में बुलाने का लक्ष्य रखा गया है और 250 स्थानों पर पूरे प्रदेश में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। उन ब्लड डोनेशन कैंपों में लगभग 80,000 लोग ब्लड डोनेशन करेंगे और 2 लाख से ज्यादा लोग जो है ई रक्त पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, ताकि जब भी किसी को जरूरत पड़ेगी वो जो है रजिस्ट्रेशन जिसका भी होगा उसे ब्लड दे सके। तो ये हमने आज इसकी रेखा बनाई है और हरिद्वार जिले में लगभग 225 कैंप हमारे लगे जा रहे हैं।
और वहीं चमोली जनपद की कांग्रेस संगठन सृजन की पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने थराली, नारायणबगड़, देवाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी बैठक कर जिला अध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं की राय जानी है। आराधना मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे अब तक चमोली जनपद की 8 बैठकें कर चुकी हैं। संगठन सृजन अभियान के माध्यम से कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उनसे संवाद कर उनकी राय जानी जा रही है और इस संवाद के बाद चमोली कांग्रेस से एक पैनल तैयार किया जाएगा और एक मजबूत नेतृत्व चमोली कांग्रेस को दिया जाएगा। इससे 2027 में चमोली जनपद की तीनों सीटों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ विजय हासिल कर सकेगी। 13 तारीख से मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ पीसीसी से हमारे 3 वरिष्ठ प्रभारी भी हैं जो लगातार हम लोग चमोली जिले के आज को मिला ले अगर तो 8 ब्लॉक हमारे आज पूरे हो जाएंगे, जिसमें नगर पंचायतें भी हैं, नगर पालिका भी है। कल हमारे 2 बस शेष रह जाएंगे और जिस तरह का उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और एक विश्वास इस संगठन सृजन कार्यक्रम के लिए है वो मुझे एक नई प्रेरणा दे रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस ध्येय से मुझे पार्टी ने यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में एआईसीसी से भेजा है, मैं यहाँ पर लोगों से मिल रही हूँ और कम से कम लगभग 700-800 लोगों से मेरा संवाद हो चुका है। और वहीं यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बड़कोट और देहरादून में नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। यमुनोत्री विधायक ने घोषणा की है कि 22 सितंबर को क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में वे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में विधायक ने कहा कि यमुनोत्री क्षेत्र की अनदेखी बीजेपी सरकार के लिए भारी पड़ेगी। विधानसभा ही नहीं, पूरे राज्य का आवाम सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। उन्होंने ये भी बताया कि चिन्यालीसौड़, मंचौरा और बड़कोट क्षेत्र से हजारों कार्यकर्ता देहरादून कूच करेंगे। हाँ, 22 तारीख को यमुनोत्री विधानसभा से हजारों लोग मुख्यमंत्री आवास के लिए घेराव के लिए कूच करेंगे और इसी परिप्रेक्ष्य में पहले 16 तारीख को हमारी बैठक चिन्यालीसौड़ में कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई थी और आज यहाँ पर बड़कोट में कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक आयोजित की गई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यमुनोत्री की उपेक्षा के लिए और चारधाम यात्रा की अनदेखी के लिए इस यमुनोत्री कूच को सभी कार्यकर्ता सफल बनाएंगे और ये एक ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी जिससे उत्तराखंड के लिए एक नया आगाज ये रैली साबित होगी। टिहरी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के एक युवा ने पुलिस कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। इसमें युवक ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। मीडिया से बातचीत में युवक ने बताया है कि इंस्पेक्टर धर्मेंद्र रौतेला और एसआई बाबू सिंह ने उसकी पिटाई ही नहीं बल्कि उससे जूते भी चटवाए। मामले में यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष ने एसएसपी टिहरी से इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर सस्पेंड करने की मांग की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता और वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स और क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी मामले की कड़ी निंदा की। लंबगांव का है सर, ये लंबगांव टिहरी का, और जो मेरे को फंसाया है, मारा है, ये 3 थानों की पुलिस ने। जो ये मेन तो लंबगांव पुलिस थी और ये चंबा पुलिस वाले जो मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए, जिन्होंने मेरे किडनैप किया और जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में ले गए। दो थे ये ऐसे नॉर्मल कपड़ों में आ रखे थे और ये जो कोटी कॉलोनी पुलिस स्टेशन के जो भी होंगे पुलिस वाले, इनको भी मतलब सस्पेंड होने चाहिए और ये भी लंबगांव के भी और ये चंबा पुलिस के भी सस्पेंड होने चाहिए और जांच होनी चाहिए इसमें अच्छे तरीके से, या तो सीबीआई जांच हो या फिर और इनका नार्को टेस्ट भी हो। इनका ये जो पुलिस वाले हैं सबका, जो ये बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं अफवाह फैला रहा हूँ, इनका भी नार्को टेस्ट हो। ये लोग इसे पकड़ के ले गए सड़क से, अचानक जैसे किडनैप करते हैं, किडनैप करने की स्टाइल में इसको पकड़ के ले गए। शायद इनके पास वारंट वगैरह भी नहीं था। ये रात भर इन्होंने इसे टॉर्चर किया। सर के ऊपर पेशाब करी धर्मेंद्र रौतेला ने, थूक चटवाया, पानी का गिलास आया तो उसमें थूक दिया और बोला पी, जूते चटवाए और इन सब ने मिलकर बुरी तरीके से रात भर मारा इसे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी
ये वहीं नहीं रुके, उसके बाद इन्होंने इसके हाथ में जबरन चाकू दिया और बोला कि ये हम पे हमला कर रहा था। बाबू खान ने जो है फर्जी तरीके से अपनी खरोंचें मारी, जैसा पुलिस करती है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि मुझको भी बोला गया कि मैंने वर्दी फाड़ी, SC/ST का मुकदमा किया। तो मैं तो खुद जानता हूं ना कि पुलिस कैसे करती है। जिस तरह से लमगांव, जिस तरह से लमगांव और वहीं लक्सर विकासखंड के सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों की एक बैठक की गई है। इसमें जिले के अधिकारी भी पहुंचे हैं। बैठक में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी ने सभी की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया है। ग्राम प्रधानों को क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा अपनी अपनी शिकायत रखी गई है। शिकायत का जवाब संबंधित अधिकारी द्वारा दिया गया। कई शिकायत ऐसी भी आई है जिनमें ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। ग्राम प्रधान अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया। एक तो खाद्य विभाग की तरफ से ये है कि कुछ जो यूनिट है वह छुट्टी है। जैसे कोई लड़के की शादी होकर बहू आती है गांव में, वह वो जैसे बच्चा होता है वो चढ़नी चाहिए, वो चढ़ नहीं पा रही है। एक तो वो है शिकायत नहीं मेरी, मतलब ये कह रहा हूँ कि वो चढ़नी चाहिए जरूर। एक हर गांव में जो टंकी लग रही है, टंकी की तरफ से शिकायत है कि मतलब कहीं तो सड़कें खराब हो रही हैं और कहीं मतलब पाइप लाइन नहीं दब रही है, कहीं कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। सब जल की तरफ से मेरी ये शिकायत है। इसमें मुख्यतः जो मैं बताऊं, उसमें जल जीवन मिशन की बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। हमारे संबंधित विभाग से उनको बहुत कड़ाई से निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं कहीं जो है धान लीकेज की बहुत ज्यादा समस्याएं बताई गई है, पाइपलाइन नहीं दिखी है, कनेक्शन जो है वो घर तक नहीं पहुंचे हैं और सड़क जो है वो नहीं है। बारिश के कारण भी अभी जो काम है वो रुका हुआ था उनका। इसमें भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि स्थिति जो है वो 30 सितंबर तक सुधार ली जाएगी। अगर 30 सितंबर तक नहीं सुधारी जाती है संबंधित विभाग के द्वारा, चाहे वो जल निगम हो या जल संस्थान हो, तो उनके विरुद्ध। कुदरत का कहर केवल उत्तराखंड के पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में हाहाकार है। औरंगाबाद बुग्गावाला मार्ग बाधित हो गया। रसूलपुर के पुलिया टूट जाने से सड़क का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। भारी वाहन और चारपहिया वाहन जहां तहां फंसे हुए हैं। इससे मार्ग पर लंबी कतारें भी लग गई हैं और इस समय केवल मोटरसाइकिलों की आवाजाही संभव हो पा रही है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बारिश से किसानों की करोड़ों रुपए की सब्जी की फसलें डूब गई। इससे ग्रामीण इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन से जल्द वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करने और क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। तो किसानों की करोड़ों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। रुड़की की ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर लगातार प्राकृतिक आपदा का कहर लोगों पर आफत बनकर टूटा है। और आप ये तस्वीरें देखिए, फसलें बर्बाद, लोगों के घर टूट गए, लोगों के घर तबाह हो गए, घर मलबे में तब्दील हो गए और लगातार नदियों का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अलग अलग क्षेत्र को सड़कों की सौगात देने का काम किया गया। खानपुर विधायक के द्वारा लगभग 60 लाख रुपए से नवनिर्मित सड़कों की सौगात भंगेड़ी, महावतपुर, विजयनगर और ढंडेरा में दी गई है। इस दौरान विधायक का स्थानीय लोगों के द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। खानपुर विधायक ने सादगी के साथ में खुद सड़कों का उद्घाटन न करते हुए स्थानीय महिलाओं, नागरिकों और बच्चों से ही सड़कों का उद्घाटन कराया है। खानपुर विधायक लगातार खानपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाने का भरपूर प्रयास करते हैं और लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता भी दी जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे जहां रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में आई कैंप में लाभार्थियों ने लाभ उठाया, तो वहीं पुलिसकर्मियों और पत्रकारों सहित 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है। कैंप में मौजूद डॉक्टर्स ने बताया कि सैकड़ों लाभार्थियों ने निःशुल्क आई कैंप का लाभ उठाया है। लोगों ने निःशुल्क आई कैंप का लाभ उठाया।
यहाँ पर निःशुल्क आई कैंप लगाया गया है। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। तो बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया। ये रक्तदान शिविर निःशुल्क आई कैंप लगाया गया है। लोगों ने इस निःशुल्क आई कैंप का लाभ लिया। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी आंखों की जांच कराई है। कोतवाली सिविल लाइन की ओर से लगाया गया है रक्तदान शिविर और आई चेकअप है। लगभग 100 लोग आई चेकअप में आ गए हैं। 50 यूनिट रक्तदान हो चुका है। तो जो है एक रक्तदान महादान का संदेश लेकर हम पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। तो उसके तहत आज यहाँ पर शिविर लगाया गया। इसका उद्घाटन जो है इसके देहात साहब आए थे सुबह यहाँ पे, वो करके गए हैं। तो जो है वो भी अच्छा कार्य बता के गए हैं कि भी अच्छा कार्य है। तो ये सब लोग यहाँ पे देखे, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है। तो सब लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं। देखिए अभी 50 के आसपास हो गई हैं। अब देखो कितनी यूनिट होती है और कितने लोग आते हैं। 4-5 बजे तक कैंप है। अभी 2 बज गए, देखिए कितने लोग आएंगे। और पहाड़ों में हुई तेज बारिश के बाद गंग नहर का पानी बंद किया गया था और इसी दौरान नहर में शव तैरता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को गंग नहर पुल से बाहर निकाला है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में जुट गए और अफरा तफरी मच गई है। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।